देश के जरूरी मुद्दों पर बहस होगी या फिर संसद का हंगामा ही सुर्खियों में पूरी तरह से बना रहेगा। आज फिर विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही बाधित हुई है। सवाल उठता है कि आखिर संसद चल क्यों नहीं पा रहा है, समस्या आखिर कहां है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार, विपक्ष या दोनों। ऐसे में देखिए, सरकार कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है। बावजूद इसके विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार गंभीर मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है और पहले चर्चा जरूरी है। तो फिर सवाल यह है कि क्या विपक्ष चर्चा चाहती है या सिर्फ सदन को रोकना चाहती है, और क्या सरकार वास्तव में विपक्ष की बात सुनने के लिए तैयार है या बहुमत के दम पर एजेंडा आगे बढ़ाने पर काम कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का जो ये दौर है कितना ज्यादा राजनीति में सदन के लिए चलता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की तरफ से बहुत साफ शब्दों में लोकसभा में मैंने बयान दिया है कि राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं और सदन में स्टेटमेंट देना चाहिए, ये बार बार कह रहे हैं। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी डिटेल पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है, डरना नहीं है। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है, ना अमित शाह जी में गट्स है। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको। अब आए स्टेटमेंट दें। आपने साफ तौर से सुना कि प्रियंका गांधी का कहना है कि हमने सरकार को मजबूर कर लिया है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर जवाब दें, और साथ ही देखिए सरकार का यही कहना है कि हम सदन में आकर जवाब जरूर देंगे। फिर भी उसके बावजूद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और इससे बाधित क्या हो रही है, सदन की कार्यवाही। कितने विधेयक पास होने थे, लेकिन हंगामे के कारण अभी तक पूरी तरह से विधेयक बिल पास नहीं हो पाए हैं, उन पर चर्चा ही नहीं हो पाई है क्योंकि विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, हंगामा कर रहा है। इसी को और ज्यादा जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल गर्ग, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ऐसे में देखिए, साफ तौर से कहा जा सकता है कि विपक्ष कितना ज्यादा हंगामा कर रही है। आखिर विपक्ष चाहता क्या है, क्या कार्यवाही या फिर सिर्फ हंगामा? क्योंकि हंगामे के कारण कितना ज्यादा परेशानी हो रही है। परेशानी किसको है? परेशानी है जनता को, क्योंकि जो बिल आने हैं, जो विधेयक आने हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के लिए है, जनता के हित के लिए है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष ने देखिए 2 एजेंडे अपना रखे हैं कि हमें एक तो राम मंदिर पर बोलना है और एक नीट पेपर या पर बोलना है। बात झारखंड की नहीं करते हैं। इसमें यह भी चीज है कि झारखंड की बात वो नहीं करते हैं, भविष्य की बात करते हैं छात्रों की, लेकिन सिर्फ नीट पेपर वाले छात्रों की। तो ऐसे में दोहरी राजनीति की इनकी दर्शाती है। और साफ तौर से देखिए, अब सवाल यही है कि आखिर जो कुछ चंद दिन बचे हुए हैं संसद के, इस चंद दिन में क्या जो बाकी बिल है, जो बाकी विधेयक है, उस पर चर्चा हो पाएगी, सार्थक चर्चा होगी, नहीं होगी? क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है, विपक्ष लगातार सरकार को बोलने नहीं दे रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह के लिए देखिए, किरण रिजिजू ने भी यही बोला था कि सदन में जरूर आएंगे, लेकिन आप अगर हंगामा कम करेंगे, आप हंगामा नहीं करेंगे, तभी हम आएंगे। तो ऐसे में हंगामा तो रुक नहीं रहा है। आखिर विपक्ष चाहता क्या है, यही सवाल उठ रहे हैं। सरकार कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल गर्ग जी हमारे चैनल में। तो देखिए, लगातार संसद की जो कार्यवाही है वो बाधित हो रही है विपक्ष के हंगामे के कारण। ये जो विपक्ष का हंगामा है किस दिशा की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? उन्होंने देखिए बच्चों की तरह 2 लॉलीपॉप पकड़े हुए हैं, राम मंदिर का और नीट पेपर लीक का। अब ऐसे में वो संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं। नुकसान तो यहाँ सभी का है। आखिर समस्या क्या है, किसकी गलती है, सरकार की, विपक्ष की? जी, बात ऐसी है, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि संसद की कार्रवाई और संसद की जो पूरी कामकाज है वो है किसके लिए। वो इन बातों के लिए है कि विपक्ष और सरकार वहां आमने सामने बैठे, सरकार जो भी काम करती है, चाहे विधेयक के रूप में कहे या सरकार ने और कोई चर्चा की है, जो विपक्षी सांसद जो अपने ऑब्जेक्शंस है वो उठाए
और अपनी सुझाव दें और सरकार के खिलाफ और सरकार के पक्ष में जो भी उनको समझ में आता है वो अपनी बात कहें तो सही। अभी आपने कहा कि उसकी मर्जी है, सिर्फ वो 2 नीट पे बात करना चाहती है या चंदा चोरी पे बात करना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इन पे भी बात नहीं करना चाहती। उनके पास बात करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि वो इन पे चर्चा करेंगे तो उनको सुनने को भी बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि सत्ता के पक्ष के पास बताने के लिए कुछ नहीं है या सत्ता पक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जब राम मंदिर में दान चोरी की बात करेंगे तो फिर राम मंदिर कैसे बना इस पे भी चर्चा करेगा ना सत्ता पक्ष। जब नीट पे सवाल उठाएंगे तो नीट पे जो जो उन्होंने पैरामीटर्स लिए हैं सरकार बताएगी, फिर सरकार इनका इतिहास भी बताएगी जब आप सत्ता में थे तो क्या कुछ होता था और आपके पैरामीटर्स क्या थे और हमने क्या किया। तो ये जो कंपैरिजन है जनता के पास समझ में ना आ जाए, जनता को ये ना पता लग जाए कि देखिए सत्ता पक्ष कहाँ खड़ा है और विपक्ष कहाँ खड़ा है, इसलिए विपक्ष चर्चा चाहता ही नहीं। विपक्ष चाहता होल्ला मचता रहे और जनता में संदेश चला जाए कि देखिए इस मामले में सरकार फौल्टी है, सरकार दोषी है और जनता में ये परसेप्शन सेट हो जाए कि सरकार को बदलना चाहिए। उसका मतलब सिर्फ इतना सा है। नहीं तो वो अगर मुद्दों पर बात करती तो मुद्दों पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए सदन से अच्छा उपयुक्त जगह कौन सी है। अगर सदन में कोई चीज विपक्ष खड़े होकर कहता है तो पूरा देश सुनता है, सरकार भी सुनती है और सरकार को जवाब भी देना पड़ता है। लेकिन आप वहां ना कह के बाहर ओला करते हैं, उसको किसको सुना देना है आप? उसको तो कोई कवर नहीं करेगा, ना वो पूरा सुनेगा, ना वो रिकॉर्ड में जाएगा, ना कुछ होने वाला है, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कोई ठोस रणनीति है नहीं। आप ये देखिए, अभी आप राहुल जी का भाषण सुनिए, चाहे संसद के अंदर या बाहर, वो कैसे अमर्यादित तरीके से अपने से बड़ों को या प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करते हैं। हाल ही उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें किस तरह से संबोधित किया अमित शाह को, गृह मंत्री को किस तरह से संबोधित किया, और एक तरफ ये बात करते हैं कि हमें हित की बात करनी है। दीपिका जी, मैं यही कह रहा हूँ, भारतीय संस्कृति में अपने से बड़ों को या जिम्मेदार व्यक्तियों को हम किस तरह से संबोधन करते हैं, प्रतिपक्ष के नेता को, राहुल गांधी जी को इतना भी नहीं मालूम, तो आप समझ सकते हो भारतीय संस्कृति को कितना ही समझते होंगे, कितने उनके पास फैक्ट्स होंगे। जहां तक सवाल है विदेश का या सरकारी कामकाज का, देखिए अगर विपक्ष वॉकआउट करते तो सरकारी कामकाज तो फिर भी हो सकता है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे तो जनता के पास वो पूरा विधेयक का क्या विधेयक था, उसका मसौदा क्या था, उसका पॉजिटिव पक्ष क्या था, उसका नेगेटिव पक्ष क्या था, विपक्ष उसमें क्या सुधार चाहता था, क्या सुझाव देना था, ये सारी बातें छूट जाएंगी। नहीं तो विधेयक एक तरफा पास हो जाएंगे, बल्कि सरकार के लिए और आसान है विधेयक पास करना। जब सामने कोई अपोजिशन ही नहीं है तो सरकार के लिए विधेयक पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन सरकार चाहती है और पूरा देश भी ये चाहता है कि विधेयक पे चर्चा हो। देखिए आम जनता को शायद उतनी समझ ना हो कि विधेयक पेश किया जाता है, आम जनता को उतना पता ना हो कि विधेयक के बारे में ये विधेयक किस बात के लिए है, इससे क्या फायदा होने वाला है, देश में क्या असर होने वाला है। लेकिन चूंकि वहां चुने हुए प्रतिनिधि बैठे, उनको तो मालूम होना ही चाहिए, वो अपनी बात तो कहें, लेकिन वो अपनी बात नहीं करते, वो सिर्फ बोलना करना चाहते हैं ताकि ना उनको समझ में आए ना जनता को समझ में आए। आप देखिए, अगर आपने छात्र आंदोलन की बात की, एक छात्र आंदोलन दिल्ली में हुआ था, जी, एक छात्र आंदोलन दिल्ली में हुआ है, दूसरा छात्र आंदोलन झारखंड में चल रहा है। तो आप उन दोनों का छात्र आंदोलन का तरीका देख लीजिए कितना फर्क है। आप ये देखिए कितनी मजेदार बात है कि झारखंड में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अपने मंच में शिबू सोरेन जी का तस्वीर लगा के बैठे। शिबू सोरेन किस पार्टी के थे भाई? शिबू सोरेन तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही सर्वेसर्वा थे ना, उनके पुत्र ही आज मुख्यमंत्री है ना। तो यानी वो ये संदेश साफ दे रहे हैं, हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई छात्र हितों के लिए है। हम छात्र हितों में बात कर रहे हैं, हम ना झारखंड सरकार के खिलाफ है, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ है, उन्होंने तो देखिए पार्टी के पक्ष में। हमारी लड़ाई सिर्फ छात्र हितों के लिए। इसके बदले में वहां पर कोई आप भाषा देखिए, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि किसी भी पार्टी का समर्थन हमें मिल जाए। अब उसी के साथ है कांग्रेस भी हमारे साथ आके खड़ी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस अभी तक उनके साथ आती हुई नजर आई नहीं है। नहीं, मेरा कहना रितिका जी, शिबू सोरेन का फोटो इसका जीता जागता उदाहरण है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना वो सरकार के खिलाफ है। वो सरकार से सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगे पेश कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप इन मांगों के समर्थन में हमारे को फैसला कीजिए। तो दूसरा, आपने जंतर मंतर का देखा था किस तरह की भाषा प्रयोग की गई थी। जिस बच्ची के लिए कहा जाता है कि वो 15 वर्षीय बच्ची थी, वो 15 वर्षीय बच्ची क्या ऐसे भाषण देती है, ऐसे वक्तव्य देती है, इतनी गाली गलौज आप अलाउड करेंगे? आपकी 15 साल की बच्ची अपने घर में उस भाषा का प्रयोग करे, तुरंत कान पकड़ के उसको बाहर कर देंगे। और उसके पक्ष में ही बात उठ रही है, देखिए छोटी सी बच्ची से प्रधानमंत्री जी ने दबाव डालकर माफी मंगवा ली। वो ये नहीं बताते छोटी सी बच्ची ने सड़क पे क्या गुल खिलाया,
कैसी भाषा इस्तेमाल की, क्या वहां भाषण दिया, ये बात नहीं करते। अगर छोटी सी बच्ची थी तो ये भी तो समझना चाहिए, इतनी छोटी सी बच्ची को इस बात अनिल जी, जो उकसाया सड़क किसने? का हंगामा है उसको वो इस लेवल पे संसद में लाके देखा किसने जा दिया? रहा है, क्या ये हंगामा ऐसे ही चालू रहेगा, ऐसे ही जारी रहेगा अभी भी? देखिए, विपक्ष के पास ना कहने को कुछ है ना करने को कुछ है। मेरी समझ में ये आता है कि सरकार जितना इंतजार कर चुकी है वो कर चुकी है। अब सरकार एक तरफा विधेयक लाएगी और फिर वो अगर चर्चा नहीं होगी तो बिना चर्चा के विधेयक पास होगा। ये बेसिकली सरकार, विपक्ष को मेरी समझ में आता है, खासकर एफसीए बिल और डेटा का जो बिल आने वाले हैं, इन दोनों बिलों को सरकार, विपक्ष चाहता है कि चर्चा के लिए पेश ही ना किया जाए और इस बार मानसून सत्र में ये पेश ना हो। और उनपे हो सकता है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, विदेशी दबाव भी है। एफसीआरए के बिल के खिलाफ तो आपने देखा होगा, कहाँ वहां पे अमेरिका के विदेश मंत्री जब भारत आया तो सीधा मिशन ऑफ चैरिटीज में चला गया। अमेरिका के एक सांसद ने उसके खिलाफ कहा कि भारतीय इस बिल को ना लाए, ये हमारे खिलाफ है। आप मुझे भाई, भारत का आंतरिक मामला है, भारत की आंतरिक कानूनी स्थिति है, उस पर अगर कोई भारत बिल लाता तो ये विदेश वालों को इससे कोई तकलीफ क्यों हो सकती है और क्यों होनी चाहिए? इसका मतलब ये है कि एफसीआरए बिल जिन कारणों के लिए लाया जा रहा है, जिन उद्देश्य के लिए लाया जा रहा है, वो तीर सही निशाने पे बैठ रहा है। और जो देश के दुश्मन है, जो एफसीआरए बिल के पहले लाने से पहले किस तरह से फंड भेजते थे, धर्मांतरण कराते थे, आतंकवाद फैलाते थे, उसको ये रोकथाम करेगा, उसमें एक बाधा बनेगा। इसके लिए वो आज पहले ही विरोध में खड़े हो रहे हैं। और हो सकता है उन्होंने ही विपक्ष से उकसाया हो कि आप इस बिल आने से पहले ही आप इतना हो हल्ला करें कि सरकार ये बिल पास ही ना करे। लेकिन मैं जितना सरकार को समझता हूँ, कितना भी हो हल्ला हो, अगर सरकार ने ये विधेयक लाने का फैसला किया है तो ये विधेयक मौजूदा सत्र में ही आएगा। चर्चा हो या ना हो, विपक्ष चर्चा करे या ना करे, तो विधेयक मुझे लगता है सरकार एफसीआरए से डर गर्जी इसलिए भी है कि जो फंडिंग आती थी, विदेश से जो फंडिंग आती थी, किसके लिए? लड़कियों के लिए, हिंदू लड़कियों के लिए, कि हिंदू लड़कियों को इस विशेष समुदाय में लाया जाए तो उनको भी नुकसान हो जाएगा अगर एफसीआरए आ गया तो, इसलिए ज्यादा इनको आपत्ति है इससे। रितिका जी देखिए, एक ऐसा है, इस देश की विडंबना रही है, जब देश के प्रथम जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने एक कैबिनेट बिल पास किया था। उसने कहा था नॉर्थ ईस्ट में कोई साधु संत नहीं जाएगा, ये कानून बना के कहा था। और पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक क्रिश्चियन को उन्होंने एडवाइजर नियुक्त किया था। इसका मतलब है पूरे नॉर्थ ईस्ट की 7-8 घंटे अपनी स्टेट्स को उन्होंने ईसाई मिशनरीज के भरोसे छोड़ दिया था। इसलिए आपने देखा होगा पूरा नॉर्थ ईस्ट केवल ईसाई कन्वर्ट हो चुका है और ये पूरे देश में चल रहा है। और इसके लिए जो मिशन ऑफ चैरिटीज है, ये बढ़ चढ़ के, जो कोलकाता स्थित है, बढ़ चढ़ के आगे इस तरह लेती है। देखिए, एफसीआरए बिल में है क्या? एफसीआरए बिल यही तो कहता है ना भाई, जहां से फंड आ रहा है हमें उसका ओरिजिनल पता लगना चाहिए। इसका कोई जो मौलाना थे गर्जी छांगुर जैसे, ऐसी फंडिंग से वो पनपते हुए नजर आए थे। हाँ, मैं रितिका यही कह रहा हूँ, चाहे मौलाना छांगुर हो या देश में और ये मदरसे जो चल रहे हैं या क्रिश्चियन जो अलग अलग चर्च चल रही है, आप उनका काम तो देखिए ना, काम क्या है। अगर उनके पास जो फंड आता है, अगर वो दुरुपयोग करते हैं, तो ये बिल कहता है अगर कोई फंड कोई संस्था दुरुपयोग करती है तो संस्था सिर्फ बैन ना की जाएगी, उसके पदाधिकारियों को भी दोषी माना जाएगा। अब ये डर रहे हैं कि हाँ साहब, हम तो इस संस्था के सहारे धर्मांतरण कर रहे थे, तो उसको सरकार की नजर में आएंगे, हमें जेल जाना पड़ेगा। और अपना फंड का ओरिजिनल भी बताने को तैयार नहीं है, कहते साहब फंड कहां से आया, ये भी हमसे मत पूछो। क्यों ना पूछो भाई, अगर देश विरोधी कार्य के लिए कहीं से भी धन आएगा उसको ओरिजिनल पूछा जाएगा। वो धन आया किस काम के लिए था और किस काम के लिए लगा है, उसका उद्देश्य पूछा जाएगा। अगर आप गलत तरीके से उसको इस्तेमाल करोगे तो उसको रोका भी जाएगा और आपको दंडित भी किया जाएगा। मतलब इसमें एक तो क्रोध वो बताइए देश के खिलाफ हो, बस इतना कहना है, मत लाइए तो नहीं चलेगा ना। आपको अगर एफसीआरए बिल में कोई आपत्ति तो आप बताइए, तो आपको किस लाइन के, किस क्रोध में, किस सब क्रोध में क्या आपत्ति है वो बताएंगे। तो तब जब कार्रवाई चलने देंगे, कार्रवाई तो चलने ही नहीं दे रहे हैं, विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है, तो आपत्ति तो जब बताएंगे, बस इनको हंगामे करने हैं। मैंने यही कहा रितिका जी, अगर ये बिल चर्चा में लाने के लिए आता है तो विपक्ष खड़ा होकर बोलेगा क्या? इस बिल के विरोध में क्या बोलेगा कि हम चाहते हैं कि देश में ऐसा धन आए जो आतंकवादियों को जाना चाहिए या धर्मांतर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। नहीं कह सकता ना खुलेआम, लेकिन उनकी मंशा ऐसी है कि इस धन को रोका ना जाए। अगर इस्तेमाल होता है देश के खिलाफ तो होते रहना चाहिए, और सरकार इसके विरोध में है। इसके लिए चर्चा के लिए विपक्ष के पास कोई गुंजाइश नहीं है, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हो हल्ला कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये होल्ला के रहते रहते भी ये विधेयक आएंगे और जरूर कानून बनेंगे। देश हित में जो भी काम है वो सरकार को करना चाहिए। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि देखिए दोनों पक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं, आपकी नजर में असली समस्या कहाँ है? आखिर संसद क्यों नहीं चल पा रही? और अब जो दिन बच रहे हैं, क्या संसद उन दिनों में चल पाएगी? संभावना आपको लगती है कहीं से?
देखिए, अगर इन्होंने संसद चलनी देनी होती तो अभी तो चलने देने देते। कोई वैलिड रीजन तो नहीं है। अगर नीट का कोई मामला होता तो नीट का पेपर दोबारा हो चुका है, उसके रिजल्ट आ चुके हैं, उसके ऊपर छात्रों से बात की जा चुकी है, उनकी बातें मानी जा चुकी है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो चुका है, तो फिर बचा क्या है? अब ये थोड़ी है कि विपक्ष सड़क पे बैठ के बताएगा सरकार को कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा। सरकार तो सरकार ही चलाएगी ना, और सरकार के नुमाइंदे कौन होंगे, मंत्री कौन होगा, ये सड़क पे बैठ के विपक्ष तय नहीं कर सकता। ये सरकार चलाने का जिम्मा जिस पार्टी को दिया है जनता ने, सरकार वही पार्टी के लोग चलाएंगे। अगर आपको सरकार बनाने का मैंडेट दिया तो आप विपक्ष में बैठते ही कहां? दूसरा, विपक्ष को भी समझना पड़ेगा कि जिस तरह की भाषा और जिस तरह का बर्ताव और नजरिया देश देख रहा है, कहीं ऐसा ना कि वापस अगले बार अगर आप चुनाव में जाएं तो जनता कह दे भाई साहब आप संसद में जाने लायक नहीं है, क्योंकि आप जाते भी नहीं हो, अल्लाह तो आप घर ही बैठिए। क्योंकि जनता सब देख रही है। देखिए, आज इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आज विपक्ष जो कुछ कह रहा है, सरकार जो कुछ कह रही है, जनता सबका मंतव्य समझ रही है, और जब जनता का मौका आएगा तो जनता इसका जवाब भी देती है। जनता ने जंतर मंतर और झारखंड का मीडिया का माध्यम से, सोशल मीडिया का माध्यम से फर्क बताया है ना, कौन सा क्षेत्रों का असली आंदोलन है और आंदोलन कैसे किया जाना चाहिए। छात्रों पे तो वहां भी मजबूती से पुलिस वार भी हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ, पुलिस कैनन भी हुआ, वाटर कैनन भी हुआ, लेकिन क्या उन्होंने किसी का सर, पुलिस वाले का सर छुड़ा? क्या उन्होंने किसी पुलिस वाले को गाली दी? विडंबना देखिए गर्जी इनकी कि अगर जंतर मंतर पे लाठीचार्ज हुआ या फिर अपने बचाव में जो भी कार्य हुआ उस पर तो विपक्ष लगातार अभी तक आवाज उठा रहा है, संसद में भी, बाहर भी, सड़क पर, तमाम चीजों पे। लेकिन आज झारखंड की अगर उनसे बात करते हैं तो अपने आप को बचाते हुए नजर आते हैं और कहते नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। रितिका जी, राजनीतिक बेशर्मी किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। जो नीट पे हुआ, जो जंतर मंतर पे हुआ, वहां पे अभी अमृतसर में, पंजाब में आम आदमी की सरकार के अंतर्गत ही वहां के कमिश्नर ने 9 आतंकवादी पकड़े और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया ये 9 आतंकवादी जंतर मंतर पे गए थे, वहां रैकी की थी, इनका इरादा वहां पे बम विस्फोट करने का था, लेकिन कड़ी सुरक्षा के दौरान ये कर नहीं पाए और इनका मतलब हमें पता लगा, हमने यहाँ आए तो वापस पकड़ लिया। आम आदमी पार्टी सरकार ने पता क्या किया? सबसे पहला काम ये किया उन्होंने कि उस सरकार को, उस पुलिस कमिश्नर के पद से उस अफसर को हटा दिया। बोले यार तुमने तो गड़बड़ कर दिया, हमारा खेल ही बता दिया सबको। आप बताइए, एक विपक्षी पार्टी जो अभी मानी जाती है केंद्र के हिसाब से, पंजाब में जो सरकार चला रही है उसके अंतर्गत हमारे साथ कांग्रेस से भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और बीजेपी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है TV7 भारत में। नितेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी, सीधा सवाल यही है कि सरकार कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के आंदोलन पर जवाब देने के लिए तैयार है, फिर भी सवाल सीधा है, अब जब सरकार जवाब देने के लिए तैयार है तो विपक्ष सदन चलाने क्यों नहीं दे रही है? क्या समस्या है आप लोगों को? अमित शाह प्रधानमंत्री जी इतने दिन से सदन चल रहा, अभी तक सदन से नादारत, यही सदन में क्यों नहीं आ रहा है? सदन में विपक्ष चाहता है सदन में आके जवाब दे प्रधानमंत्री जी। मोदी जी केवल रील पे रील बना रहे हैं, सदन में एक दिन दर्शन नहीं दे रहे। अभी एक प्रवक्ता बता रहे थे कि भाषा की बात बता रहे थे, 15 साल की बच्ची प्रधानमंत्री की भाषा देखे हैं? हाइब्रिड भाषा, कांग्रेस की विधवा। आपने राहुल गांधी की भाषा देखी है? ऐसी ऐसी भाषा। नितेश जी, आपने राहुल गांधी की भाषा देखी है? कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, किस तरह से वो बोल रहे थे अमित शाह को, गृह मंत्री को, इस तरह से बोलेंगे कि मेरे से डर गए और मैं तो बोल भी नहीं सकती, उस भाषा में उन्होंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आप जब इस बारे में तो बोलिएगा ही मत। क्या क्या भाषा था प्रधानमंत्री? क्या राहुल गांधी डरने वाली बात है? ये क्यों नहीं आ रहा संसद भवन में? भाषा कोई भी डर सकता है भाई, क्यों नहीं आ रहा संसद भवन? आप अपने घर के बड़िल को तू तड़ाक से बात करते हैं, पहले आप बता दीजिए। क्या आपके घर के बड़े हैं, आप उनसे तू तड़ाक से बात करते हैं? गर्ग जी आप बताइए, आप करते हैं? ऐसा है रितिका जी, मेरे साथी ने भी बोला, जिस बच्ची के लिए मैंने बोला कि उसने असभ्य शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं इस साथी को बोलता हूँ उस बच्ची की वाली भाषा अपने माँ बाप के सामने, अपनी बेटी के सामने सिर्फ वीडियो को चला के दिखा दे और मेरे को उसकी रील दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि ये कहेंगे हाँ ठीक है, कोई गलत बात। कैसी बात करते हो मेरे भाई? एक 15 साल की बच्ची को उठा के बहका के इतनी गंदी गालियां दिलवा रहे और हम उसको कह रहे कि गलत किया, आप कह रहे नहीं कोई बात नहीं, कहने देना चाहिए था। भाई थोड़ा शर्म करो भाई, हम लोग परिवार वाले लोग हैं। लड़कियां माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देती अच्छी नहीं लगती, लड़का भी नहीं लगेगा। डॉक्टर अफजल जी, आप बता दीजिए कि राहुल गांधी जी किस भाषा में बात करते हैं? आप बताइए इनको, क्या इनकी भाषा ठीक थी?
डॉक्टर साहब। नहीं, देखिए मेरा क्या कहना है, ये देखिए पूर्ण रूप से गलत है, बहुत दुखद और निंदनीय और शर्मिंदगी वाली बात है। अगर जी। बात कर जाए पर्टिकुलरली भाषा की, तो भाषा की मर्यादा है वो सही रहनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए, और भाषा की मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। सबको बोलने की आजादी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोकतंत्र है, संविधान है, सब कुछ है, अपने विषय को बताने का पूर्ण रूप से अधिकार है, लेकिन गाली देने का अधिकार, बदतमीजी करने का अधिकार और गलत शब्दों का एक तरीके से उच्चारण करने का अधिकार किसी रूप में किसी को नहीं है। ये स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। ये कहीं संविधान में नहीं लिखा है, और अगर लिखा है तो दिखा दे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा लिखा है कि भाई जंतर मंतर पे जाया जाए और इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर लिया जाए? ये कहां लिखा हुआ है? कौन सा आर्टिकल कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? ये तो जेब में संविधान रख के चलते हैं, संविधान की प्रति लहराने का काम करते हैं, तो इन्हें बता देना चाहिए। नंबर 2, जहां तक विषय ये पूरा जो एक तरीके से प्रकरण चल रहा है, ये कम से कम ये भी जवाब दे दें झारखंड में क्या चल रहा है। ये मॉरल रिस्पांसिबिलिटी कर रहे थे सीजेपी के नाम पे। अब जब दिल्ली से रांची की ओर जाते हैं तो मॉरल रिस्पांसिबिलिटी ने याद नहीं आती है, जब रांची से दिल्ली आते हैं तो तुरंत मॉरल रिस्पांसिबिलिटी नाम का शब्द इन्हें याद आ जाता है। लेकिन झारखंड में क्या हो रहा है, रांची में क्या हो रहा है, जेएनजी किस प्रकार से परेशान है, वहां के छात्र किस रूप में सड़क पे उतरे हुए हैं, किस प्रकार से वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, ये उस विषय पे कोई जवाब नहीं देना चाहें, क्योंकि वहां इनकी सरकार चल रही है, शायद सब मजे में है, तो दिक्कत क्या है। रही बात पंजाब की, तो पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उस विषय पे कोई जवाब नहीं दे रहा है, वहां कोई मॉरल रिस्पांसिबिलिटी नाम का शब्द नहीं आ रहा है। सवाल ये बनता है कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया जंतर मंतर पे बहन बेटियों के द्वारा किया गया, क्या ये कोई तरीका है? ये हमारी इंडियन कल्चर यही सिखाती है क्या? सवाल ये बनता है, क्या भारतीय संस्कृति, भारतीय संविधान, एक तरीके से भारतीय सभ्यता सिखाती है? सवाल बनता है, ये बिल्कुल सवाल है, जायज सवाल है, समाज पूछ रहा है। और इस तरीके की भाषा ये निश्चित रूप से कल्चरल शॉक है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है, और ये ना हमारी संस्कृति रही है ना रहेगी, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और जो भारतीय संस्कृति है उसके ऊपर हमला करने का एक पूर्ण रूप से षड्यंत्र है, और अगर विपक्ष इस प्रकार की रणनीति को समर्थन करता है या रणनीति बनाता है, उसे एग्जीक्यूट करता है, तो जनता भी अच्छी अच्छी रणनीति जानती है बनानी। या बहुत रणनीतियां जनता ने अभी भी बनाई है। रिसेंटली ममता जी विधायक भी नहीं बन पाई थी, उधर केजरीवाल साहब भी विधायक नहीं बन पाए थे, तो बहुत कुछ जनता कर सकती है। वैसे ही कांग्रेस को भी इस बार जवाब दे देगी जनता। जनता सब जानती है, जनता सबसे स्मार्ट है, पॉलिटिकली अवेयर है, जागरूक है, वो अपने तरीके से वोट की चोट करते हुए मुंहतोड़ जवाब समय आने पे समय मुताबिक देगी, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। जी नीतीश जी, आप बताइए कि जिस तरह से आपने जंतर मंतर पर जो छात्र मौजूद थे उनका साथ दिया, झारखंड में जो छात्र मौजूद है उनका आप साथ कब देंगे? कांग्रेस पार्टी जो वहाँ के जिला अध्यक्ष कुमार राजा पूरी तरह से लगे हुए हैं वहाँ युवाओं के साथ। राहुल गांधी भी 2 बार बोल चुके हैं, कल भी बोले कि झारखंड के बच्चों के साथ तो पूरी तरीके से खड़े हैं। क्या दिल्ली के बच्चों को न्याय मिला? पहले गन किसने चलाया दिल्ली के बच्चों को? और ये भाषा की बात बोले, संसद भवन में किसने गाली दिया? कौन भदौरिया? संसद भवन में आतंकवादी बच्चे को बोला गया, गटर छाप बोला जा रहा है। किसकी भाषा है? ये किसकी भाषा है? पार्लियामेंट की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा है। किस पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? बीजेपी का। कोई झारखंड के बच्चों को इसी भाषा में बात किया? नहीं किया। यही देश पूछना चाहता है कि बच्चे के प्रति कब न्याय होगा? वो पहले गन का जवाब कब संसद भवन में मिलेगा? लेकिन विपक्ष पूरी तरह से बच्चों के साथ खड़ा है, और अमित शाह संसद भवन में आके जवाब दें कि जो भी AK-47 सिवान में चला, चाहे दिल्ली में जो घटना हुई, बच्चों का लाठी चार्ज हुआ, कैनन चला, वाटर कैनन, और जी नीतीश जी, जो कल लाठी चार्ज हुआ झारखंड में, उस पर आप क्या कहेंगे? पीसफुली लाठी चार्ज हुआ, कोई बच्चों को क्षति नहीं पहुंची। अब थोड़ा बहुत चार्ज हो सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं। डॉक्टर साहब आप बताइए, पूरी तरीके से जो भी घटना हुई, आप क्या कह रहे हैं? आप बताइए डॉक्टर, आप किस चीज की वीडियो दिखाई थे? मैंने वीडियो दिखाया, ये सोशल मीडिया पे पूर्ण रूप से ट्रेंडिंग है, चल रहा है सब जगह, और ये वीडियो है, ये जिस तरीके से वहां टीयर गैस चला, वहां अत्याचार इनके द्वारा किया गया झारखंड में, वहां वाटर कैनन का इस्तेमाल इनके द्वारा किया गया, क्या ये तरीका है कोई?
क्या वहां कोई बाढ़ चल रहा है? क्या वो दूसरे देश के लोग हैं? वो झारखंड के निवासी हैं, छात्र हैं, बच्चे हैं, छात्राएं हैं और परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, इनका रिजाइन मांग रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, डिमांड रखने का अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब दिल्ली में तो ये सवाल पूछ रहे थे, वहां कहां इनके सवाल चले गए? सवाल ये है वहां वाटर कैनन क्यों चलाया, वहां टीयर गैस क्यों चलाया, वहां एक तरीके से इस प्रकार का बर्ताव क्यों है? सवाल ये बनता है। लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई मानवता नाम की चीज नहीं है, ना कोई कांग्रेस पार्टी का नेता बोल रहा है, ना कोई विपक्ष का साथी बोल रहा। ये सवाल बनता है, जायज सवाल है। और दूसरी बात ये है, ये जो पहले पेपर लीक कराते हैं, मैं सीजेपी के विषय पे बता देता हूं, सीजेपी के नेता अभिजीत दीपके हैं, जितने भी लोग हैं, क्या उनके द्वारा सवाल उठाया गया? पहले पेपर लीक कराते हैं, उसके बाद सड़कों पे उतर जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कराने की फिर बात की क्या? जो लोग ऐसे भी तो शामिल होते हैं, जो एक तरीके से डॉक्टर साहब उनको तो टाइफाइड हो गया, वो कैसे जा पाएंगे? अभिजीत दीपके कैसे जा पाएंगे? उनको तो टाइफाइड हो गया, क्या बात कर रहे हैं आप? वो तो बीमार है, झारखंड तो जा नहीं पाएंगे, बीमार आदमी है। नहीं, वो टाइम के अनुसार वो टाइफाइड हटता है या होता है, वो टाइम के अनुसार होता है, किस टाइम हो जाना चाहिए, किस टाइम हट जाना चाहिए। वो बीमार होने का एक समय होता है, वो चरणबद्ध तरीके से मीडिया के समक्ष रखा जाता है कि भाई अगर अपने खिलाफ का कहीं आंदोलन चल रहा है तो बीमार हो जाओ। जब से बीमार हुए हैं तब से उठ ही नहीं पाए हैं। वांगचुक भी जब से बीमार हुए हैं तब से उठ नहीं पाए, वो भी बीमार हुए हैं। झारखंड की अगर बच्चों की बात आ गई है तो अभी तक वो भी तबीयत उनकी ठीक नहीं हुई है। देखिए, जब तक ये झारखंड का आंदोलन चलेगा सब बीमार रहेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। जी नितेश जी, आप बताइए कब तक बीमार रहेंगे अभिजीत दीपके, और साथ ही राहुल गांधी कब झारखंड जाएंगे? राहुल गांधी झारखंड बहुत जल्द जाएंगे, लेकिन अध्यक्ष जी के पे हम कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, सीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। लेकिन झारखंड के विषय पे आज भी हेमंत सोरेन ने जवाब दिया है। क्या मुद्दा है? कोई स्टूडेंट मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहा, बीजेपी मांग रही है। बीजेपी स्टूडेंट के बेस में बनी हुई है, वहां मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग, वहां बच्चों का मांग क्या है? जेपीसी में जो अनियमितता पाई है उसको सीबीआई जांच हो, और जेपीसी SSSC में जो भी घटनाएं हुए। तो आप कहना चाहते थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आपने नहीं मांगा? भाई, धर्मेंद्र प्रधान के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था आता है, एजुकेशन मिनिस्टर वही थे, नीट वही करा रहे थे, इसके वजह से इस्तीफा मांगा गया। क्या बदलाव हुआ अब उनके बदलने से? अभी तो नया शिक्षा मंत्री का भाषण देखे, उन्होंने क्या बदलाव हुआ? शिक्षा मंत्री बदले, अब क्या बदलाव हुआ? दीपिका जी, मेरे जो कांग्रेस साथी हैं, मैं इनको दो तस्वीर दोबारा दिखाना चाहता हूँ। ये खुद भी वैसे समझदार व्यक्ति हैं, इनको समझ में आएगा। झारखंड और जंतर मंतर दोनों का जो प्रदर्शन है, जो धरना है, उन दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए। जंतर मंतर पे जो लोग बैठे थे, उनकी पहली बात थी कि तुरंत धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। झारखंड में जो रांची में बैठे, उन्होंने एक बार भी सरकार के किसी से इस्तीफा नहीं मांगा। उनको कहना था हमें सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है, हम तो रिफॉर्म चाहते हैं शिक्षा में, हम तो चाहते हैं जेपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है उसको आप रद्द करें और दोबारा पेपर करें। क्या गलत है भाई? वो ये सिर्फ ये चाहते हैं कि भैया जो जिन लोगों ने पेपर लीक किया है, क्योंकि सीआईडी उन्हीं लोगों के हाथ में, तो इसलिए सीबीआई की बजाय सीबीआई से इंक्वायरी करें। ये दोनों मांगों में गलत क्या है पहले तो ये बताइए। ये कोई ऐसी मांग है जो राजनीतिक मांग है? नहीं। अनिल सर, दिक्कत ये है ना कि वहाँ पे झारखंड में देश विरोधी नारे नहीं लगे, और जो देश विरोधी नारे लगाने गया उसको भी वहां से निकाल दिया गया। समस्या तो ये है। नितिका जी, मैं और आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ, लाठीचार्ज उन पे भी हुआ, गैस के गोले उन पे भी छोड़े गए, लेकिन क्या उन्होंने अराजकता की? क्या उन्होंने तोड़फोड़ की? क्या उन्होंने पुलिस वालों को मारा? क्या उन्होंने पुलिस वालों पे पत्थरबाजी की? नहीं। इसका मतलब उनका छात्र आंदोलन जो था विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन है। ठीक है, कोई राजनीतिक पार्टी इसका विरोध कर रही होगी, कोई समर्थन कर रही होगी, लेकिन विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन और छात्रों की मांग तक सीमित है, वो सरकार के खिलाफ नहीं है। और आप जंतर मंतर पे आइए, वो सरकार की छात्रों की बात तो बहुत पीछे छूट गई। 15 साल की बच्ची तो नीट के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर सकती, 12वीं पास नहीं कर सकती, वो नीट के मुद्दे पे क्या बात करने आई थी? वो आई सिर्फ गाली देने थी ना, और आप उसको बढ़ के दिखा रहे थे कि 15 साल की बच्ची है, गाली दे रही है, बहुत अच्छा कर रही है। वहां के पोस्टर थे, आप पोस्टर को घर में आप एक बार लगाते थे, देखिए आपके घर वाले कहेंगे कहां से आ गए आप लोग। ऐसे ऐसे पोस्टर बनाए जाते और दिखाए जाते हैं। ये प्रदर्शन नहीं था, ये उड़न था। ये हो सकता है कुछ छात्र भी इसमें शामिल हो, लेकिन उन छात्रों को भी उन्होंने दबा दिया हुड़दंगियों ने, और फिर मारपीट, सुरक्षा कर्मियों से मारपीट। आप सुरक्षा कर्मियों को पत्थर चलाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तो आपको क्या लगता है वो आप लोगों को बचाने के लिए आप पे लाठीचार्ज नहीं करेंगे?
तो कैसा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ हितेश जी, आपको कोई समस्या हो रही है वीडियो ऑन करने में? अपना चेहरा दिखा दीजिए, इतना प्यारा आपका चेहरा है, अपना चेहरा क्यों छिपा रहे हैं आप? जी ऐसे ही रहिए, ऐसे ही बने रहिए स्क्रीन पे। जी रितिका जी, मैं सुना नहीं सवाल। यानी कि जानबूझ के बंद करके बैठे थे, अब अचानक से अगर प्रकट हो गए तो इसका हितेश जी, आप बताइए बंद करके बैठे थे वीडियो। संसद कब चलने देंगे? विपक्ष संसद को कब चलने देगा, आप मुझे बता दीजिए। आप बता दीजिए, संसद चलाने का जिम्मेदारी किसको, विपक्ष को कि सत्ता पक्ष को? दोनों को है, हमारा सवाल दोनों को है। अगर आप सही से बातचीत करेंगे तो सदन क्यों नहीं चल पाएगा? क्यों डॉक्टर साहब, आप बताइए, दोनों की जिम्मेदारी नहीं है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्यों सदन में नहीं आ रहे हैं? आ तो रहे हैं डॉक्टर साहब, आप बताइए किसकी जिम्मेदारी है? दोनों की है या फिर सिर्फ सरकार की है? डॉक्टर साहब क्यों सदन में नहीं आ रहे? केवल रीलबाजी कर रहे हैं, रील बना रहे हैं। आके जनता को सीधे जवाब दें सदन के माध्यम से। राहुल गांधी भी तो रील बना रहे हैं, जेएनजी पे बनाई, फ्रेंडशिप डे पर बनाई, T20 पे बनाई। राहुल गांधी भी तो E20 पर बनाई, जेएनजी पर बनाई, जैसे भी फ्रेंडशिप डे आया होगा उस पे भी बनाई थी। तो राहुल गांधी भी बना रहे हैं, वो तो सोशल मीडिया के लिए है। और साथ ही देखिए, राहुल गांधी तो अब जेएनजी को साथ लेकर भी चल रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जेएनजी को उनका साथ लेकर चले। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, पत्रकारों का जवाब भी दे रहे हैं। क्या मोदी जी दे रहे हैं? रितिका जी, क्या मोदी जी दे रहे हैं जवाब? मैं अपने रितिका जी, पहली बात ये है, देश के युवा पूछना चाहते हैं जी, गृह मंत्री जी क्या पूछना चाह रहे हैं? जी क्या पूछना चाह रहे हैं देश के युवा, बताइए। आपकी आवाज युवा तक जरूर पहुंच रही है। प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? क्यों आके मीडिया के जवाबों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? इसका जवाब आपको डॉक्टर साहब देंगे। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री हैं क्या? डॉक्टर साहब आप बताइए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते हैं? नहीं देखिए, आके जवाब देना, संसद कौन से सवाल है उस पर बात कर रहा हूँ, उस विषय पे इनका कोई जवाब नहीं है। कभी ये पहुंच जाएंगे आज से 10 साल पुरानी बातों में, कभी 5 साल पुरानी बातें करने लगेंगे। इस तरीके से तो मैं भी करने लगूंगा। 1975 की इमरजेंसी की बात मैं भी करने लगूंगा। बहुत से जो एक तरीके से भ्रष्टाचार हुए, घोटाले हुए, घपले हुए, बहुत कुछ होता रहा, उसकी बात मैं भी बोफोर्स की बात करने में पहुंच जाऊंगा। फिर वो लंबी चीज हो जाएगी, उस पर नहीं जाना चाहिए। बात करनी चाहिए पर्टिकुलर जो आज का विषय है। और वो विषय देखिए, अब ये फिर से बंद करके भागे, अब जानबूझ के गए बंद करके। तो अब जहां तक विषय है झारखंड का, तो झारखंड के विषय पे इनके पास कोई एक तरीके से उतरने कोई जवाब नहीं है। और जो सीरियस तरीके से जवाब देना चाहिए था, इनके पास मौजूद नहीं है। पंजाब के विषय पे कुछ जवाब नहीं देंगे। अब ये वॉशिंग मशीन ये बात करते हैं। अब ये भी वॉशिंग मशीन लाके पता नहीं कहां से धोके बैठ गए थे आम आदमी पार्टी वालों को। ये इनके खिलाफ पूरा उन्होंने कैंपेन किया। उसके बाद 49 दिन की सरकार में इन्होंने खुद समर्थन कर दिया था। उसके बाद फिर इंडी गठबंधन बना, इन्होंने फिर आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लिया। इस बार ये कांग्रेस वालों को खुद ही छोड़ के भाग गए आम आदमी पार्टी के लोग। तो ये इनकी सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से नीचे जा रही है, कैमरा बंद करके भाग जा रहे हैं, क्या आप मुद्दे से डर रहे हैं? नहीं मुद्दे से नहीं डर रहे। तो ब्लूटूथ मैं कुछ कह सकता हूँ? आप हो गया था तो मैं दूसरा ब्लूटूथ लगा। रितिका जी सुनिए एक पॉइंट जी, गढ़ साहब आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रवक्ता बता रहे थे, एक पॉइंट है। जी बोलिए हितेश जी, बोलिए, आप बोलिए। पहले इनका सुनते। अभी बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे बुफोर्स की घटना। अभी मोदी सरकार ने क्लीन चिट दी है राजीव गांधी को। बुफोर्स कोई घटना नहीं हुआ था कोई। अभी मोदी सर कल का रिपोर्ट है, मनमोहन सिंह को भी कोयला घोटाले में क्लीन चिट मिला और राजीव गांधी को भी 40 साल बाद क्लीन चिट मिला है। क्या बात बताएंगे? खाली झूठे जुमले वाली सरकार क्या बात बताएगी? 15 लाख का आया देश की गरीब आवाम के खाते में। बिल्कुल मैं जवाब 400 का सिलेंडर मिलता था। 1975 के मध्य में आपातकाल लगा के किसान मसीहा चरण सिंह जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, लाल कृष्ण अडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, सारे समाजवादी नेताओं को, सारे विपक्ष के नेताओं को आपने जेल भेज दिया। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी जब शांतिपूर्ण तरीके से मूवमेंट कर रहे थे, तब इमरजेंसी लगाने की आवश्यकता क्या पड़ी थी? आप बता दीजिए। अगर आपको कुछ मालूम हो उस दौर की बात, आप बता दीजिए। उस समय स्टूडेंट्स का भी एक प्रोटेस्ट था जिसे मजबूती के साथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने लीड किया था। तो इमरजेंसी क्यों लगा दी थी आपने? आप तो इमरजेंसी लगा देते थे। अगर छात्र सड़कों पे उतर जाए तो आपकी सरकार आपातकाल की घोषणा कर देती थी। ये सच्चाई है।
सच्चाई ये है, जिन लोगों को आज आप अपना बताते हैं, लालू प्रसाद यादव जी को, मुलायम सिंह यादव जी को, सबको जेल भेजा था आप लोगों ने। आज कहते हैं कि ये हमारे हैं, हमारा गठबंधन है। किस टाइप की बात कर रहे हैं आप? क्या लोग जानते नहीं है सच्चाई को? और दूसरी बात ये है, अगर बात कर जाए आपातकाल के दौर की, आप कहते हैं जुडिशरी पे ताला जड़ दिया था आप लोगों ने, और प्रिंट जो एक तरीके से जो प्रेस है उसकी बिजली काट दी थी, प्रिंटिंग सब जो छपाई है सब बंद हो गई थी। ये कहा जा रहा था भाई कुछ ब्रॉडकास्ट होगा तो पहले यहां दिखाना, यहां चलेगा पहले, उसके बाद ब्रॉडकास्ट होगा। वो ये भी कहा गया, याद होगा शायद आपको, अगर आपने देखा होगा या पढ़ा होगा या लिखा होगा उन सारी चीजों को। और आपातकाल का क्या दौर रहा, किस तरीके से दमन हुआ, वो सबको मालूम है। उस चीज में मैं गहराई के साथ जाऊंगा, बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है, अगर बात कर जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को आज के समय में जवाब देना चाहिए। ये जवाब दें, जो झारखंड का इशू है, जेंसी जवाब मांग रहा है, ये उसे भटका के इधर उधर ना ले जाए। झारखंड पे जवाब दो। बताइए कि आज संसद के बाहर भी तमाम एनडीए सांसदों ने फ्लैग निकाला। जी जी, आऊंगे आपके पास भी, पहले नितेश जी से सवाल लेने दीजिए। जी आप बताइए आप बताइए कि जी पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप बताइएगा जो आपको अपनी बात रखनी है। जी मैं पूछ रही थी कि एनडीए के जो सांसद है, तो तमाम देखिए, साथ ही कंगना रनौत भी ये कह रही है कि राहुल गांधी बच रहे हैं, डर रहे हैं झारखंड के मुद्दे से। और आरजेडी की बात करूं तो वो भी झारखंड में गठबंधन में है। तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले झारखंड गए थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री से नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति इनकी दर्शा रही है यहाँ पे। आप बताइए। रुचिका जी, मेरा ये कहना है, पहली बात तो हमारे कांग्रेसी साथी कह रहे थे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद क्यों नहीं आ रहे। सवाल है कि संसद चल कितनी रही। मेरे ख्याल से पूरा 15-15, 20-20 मिनट मिलाओ तो 2 बार संसद चलती है। 30 मिनट टोटल संसद नहीं चलती, आप हवाला करते हैं, संसद एडजर्न हो जाती है। तो संसद कब आएंगे, एक बात। दूसरी बात, अगर आप कहोगे कि संसद नहीं चलाएंगे, तो आप मुझे बताइए संसद ना चलाने से विपक्ष क्या हासिल कर रहा है, वो भी एक बार चर्चा कर लीजिए। ठीक है, संसद आप नहीं चलने देंगे, सरकार की जिम्मेदारी थी। साफ तौर से देखिए यही दर्शाता है। नितेश जी आप बताइए कि आखिर संसद कब चलने देगा विपक्ष? देखिए सरकार तो ये कह रही है ना कि अमित शाह आके बोलेंगे संसद में। आप बोलने देंगे तो बोलेंगे, क्योंकि किरण रिजिजू भी कह रहे हैं कि अगर आप हंगामा कम करेंगे तब गृह मंत्री सदन में आएंगे। तो आप हंगामा तो कम कीजिए, अपना तो बड़प्पन दिखाइए। आप बड़प्पन क्यों नहीं दिखा रहे अगर सरकार नहीं दिखा पा रही है तो? हमारे तरफ से पूरी तरीके से बड़प्पन है। गृह मंत्री सदन में आए तो सदन में ही नहीं आ रहा है। कितने दिन सदन में भाग लिए बता दीजिए। इतने दिन से सदन चल रहा है। इतने दिन से सदन चल रहा है। कभी संसद भवन में गृह मंत्री देखे, कभी प्रधानमंत्री दिखे संसद भवन में? नहीं दिखे। उनको संसद भवन में पूरी तरीके से नदारत है। ये नहीं आना चाहते हैं, जवाब नहीं देना चाहते हैं युवाओं के मुद्दे को। जवाब और अभी विपक्ष जी बताइए, जी बोलिए। मेरा कनेक्शन कट गया था। मेरा ये कहना है, अगर आप संसद नहीं चलेगी तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री आएंगे कैसे, पहली बात। दूसरी बात है, जो बात आप सड़क पे कह रहे हैं, आप संसद में क्यों नहीं कहते हैं? संसद में कहेंगे तो ज्यादा ऑथेंटिकेट है, रिकॉर्ड पे भी आएगी, जनता ज्यादा अच्छे से सुन पाएगी, हर आदमी उसको कवर भी करेगा, पूरा मीडिया भी कवर करेगा, आपके लिए ज्यादा अच्छा अवसर अपनी बात कहने का। तीसरी बात, आप जिद करते रहेंगे कि ऐसा नहीं होगा वैसे नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है सरकार अगर नहीं मानती तो आप सरकार का काम रोक सकते हैं? नहीं, सरकार चाहे तो विधायक फिर भी पास करा लेगी, आप नहीं जाएंगे तब भी करा लेगी। चौथी और अंतिम बात, अगर आप बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कितनी बार आए, गृह मंत्री जी कितनी बार आए, तो आप 2014 से लेके अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और अपने विपक्ष के नेता जो अभी राहुल गांधी जी, तीनों का रिकॉर्ड उठा के प्रेजेंस देखिए, किसकी कितनी संसद में प्रेजेंस है। आप एक बार चेक तो करिए कि प्रेजेंस टोटल किसकी कितनी है, फिर आपको ध्यान में आ जाएगा कि कौन ज्यादा प्रेजेंट रहता है, कौन ज्यादा एब्सेंट रहता है। लेकिन आप जिद करेंगे कि सरकार भी हम ही चलाएंगे, मंत्री कौन बनेगा ये भी हम तय करेंगे, कौन सा बिल आएगा ये भी हम तय करेंगे, तो भाई सरकार क्या करेगी? सरकार चलाने का काम जिसको मिला है सरकार वो चलाएगी। आपको सरकार को सुझाव देने हैं, सरकार की कामों पर आपत्ति करनी है और अपनी बातें कहनी है, वो आप कर नहीं रहे। आप कह रहे सरकार चलाने का काम हम करेंगे, वो भी सड़क पर बैठ के करेंगे। ऐसा तो होना बहुत मुश्किल है मुझे लगता है, और आपको समझना पड़ेगा ये संभव नहीं है। आप चाहें तो कितना भी समय खराब कर ले, जनता फिर आपको भी देख रही है। जी बिल्कुल। नितेश जी आप बताइए कि देखिए, अगर आपकी बात ही मैं आगे रखूं, आप कह रहे हैं कि नीट पेपर का मुद्दा उठाना है, उस पर जवाब चाहिए गृह मंत्री का,
और साथ ही चंदा चोरी पर जवाब चाहिए गृह मंत्री का। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप मुझे बताइए, अगर संसद चलेगी तो फायदा किसका होगा? जनता का होगा, क्योंकि जो बिल आएंगे, जो विधेयक आएंगे, वो जनता के लिए आएंगे। अगर उन जनता के विधेयकों पर, बिल पर चर्चा ही नहीं होगी तो उनका फायदा कैसे होगा? अगर आप हंगामा ही करते रहेंगे। अगर मैं सरकार का भी कहूं कि सरकार भी आगे बढ़प्पन नहीं दिखा रही, तो आप दिखा दीजिए, आप भी तो जनता का हित सोचिए ना। मैम आप कर रहे बिल पे चर्चा, इस सरकार ने किस बिल पे चर्चा कराई है? बता दीजिए आज तक किस बिल पे चर्चा हुआ है? डॉक्टर साहब आप बताइए। लाते हैं बिल, सीधे पास करा देते हैं, पास, लोकसभा राज्यसभा पास हो जाता है बिल। और कोई चर्चा हुई? बताइए किस बिल पे चर्चा हुआ, बताइए ना, कौन सी बिल पे चर्चा हुई सदन में, बता दीजिए। जानते ये हैं तो इनका बनाया हुआ है या फिर पहले से बनी हुई है? आप मुझे बता दीजिए। क्या डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए कि अगर संसद में चर्चा होगी, आप बताइए डॉक्टर साहब कि अगर सदन में चर्चा होगी, तभी अगर दोनों चर्चा होगी और विपक्ष भी अपनी बात रखेगा, सरकार भी अपनी बात रखेगी, तभी जो बिल है वो सहमति के साथ बन पाएंगे। लेकिन अगर विपक्ष हंगामा करता रहेगा तो मजबूरन तो ऐसे तो बिल पास करने पड़ेंगे। जहां तक विषय अगर बात कर जाए चर्चा की, असल में चर्चा चाहते नहीं है। चर्चा और संवाद स्थापित हो ये विपक्ष नहीं चाहता, ये बहुत दुखदाई है, निंदनीय है। लेकिन लोकतंत्र और संविधान की अगर बात कर जाए तो बिल्कुल स्पष्ट है, चर्चा और संवाद यही लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है और ये मजबूत होना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। लेकिन ये चर्चा भी नहीं चाहते हैं, संवाद भी नहीं चाहते हैं, बातचीत भी नहीं चाहते हैं और किसी प्रकार से सवाल जवाब भी नहीं चाहते हैं। ये मोनोपोली चाहते हैं। ये चाहते हैं जो ये कहें वही सही रहे, जो ये करें वही एक तरीके से सही है, जो ये कहेंगे वही अल्टीमेटली एक तरीके से सत्य है। तो ये बहुत निंदनीय है। और संविधान की अगर बात कर जाए तो लोकतंत्र की बात कर जाए तो चर्चा ही एक तरीके से मैं समझता हूं मूलभूत आवश्यकता है विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूती प्रदान करने के लिए, लोकतांत्रिक शक्ति के लिए। और अगर पर्टिकुलर बात कर जाए विपक्ष की, विपक्ष का जो धर्म है वो विपक्ष को निभाना चाहिए, सवाल पूछे। और ये चुन के किस लिए आते हैं फिर एमपी? अगर सड़क पे ही आंदोलन करना है तो सड़क पे आंदोलन करने के लिए तो योगेंद्र यादव जी हैं। योगेंद्र यादव जी की तरह या तो फिर एक्टिविस्ट बन जाए, अच्छा रहेगा। भाई जितने भी नेता हैं विपक्ष के, वो चुनाव क्यों लड़ते हैं? वो योगेंद्र यादव जी की तरह एक्टिविज्म का काम अपना सड़क पे करें। और भी बहुत सारे लोग हैं, प्रशांत भूषण जी हैं और जितने भी लोग हैं, तो सब अपने तरीके से वो सवाल उठाते हैं। वो ऐसे ही ये सवाल उठाएं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाए या सोशल एक्टिविस्ट बन जाए। एमपी बनने की क्या जरूरत है? एमपी बन के तनख्वाह भी लेनी है, एमपी बन के सुविधा भी लेनी है, लीडर ऑपोजिशन की भी सुविधा लेनी है, तमाम सारी सुविधाएं लेनी है। लेकिन ना तो अपने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी को देखना, लोकसभा क्षेत्र को भी नहीं देखना और वहां की जनता के सवाल लोकसभा में रेज भी नहीं करने हैं। तो मतलब क्या है? और जिन जिन राज्यों से चुन के राज्यसभा में आ रहे हैं उन राज्यों की बात भी नहीं करनी है। तो फिर फायदा क्या है जब विकास की चर्चा नहीं करनी, विकास की बात नहीं करनी? और सदन किस लिए बना? फिर अगर सड़क पे ही सब कुछ करना है तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद किस लिए है? यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में चर्चा करें। अब सड़क पे हो गया, सड़क पे रख लिया आपने बात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर लिया आपने। जहां जाते हैं वहां चर्चा करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चर्चा। डॉक्टर साहब अगर विपक्ष ये चाहता है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आके बोले, देखिए वैसे तो किरेन रिजिजू ने बोल दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आएंगे जब विपक्ष हंगामा बंद करेगा। लेकिन अगर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आते हैं तो उनका हंगामा भी अपने आप कम हो जाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह सदन में कब आएंगे? आप भी मुझे बता दीजिए इस बात को। जी देखिए, जहां तक विषय है आने का, वो हमेशा से रहे, सदन में रहे, इसमें किसी रूप पे दो राय नहीं है। अगर बात कर जाए जवाब देने की तो जवाब देने के लिए आदरणीय अमित शाह जी हमेशा से तैयार रहे हैं। लेकिन विपक्ष संकल्प ले, जो सवाल होगा, जवाब होगा, उसे पूर्ण रूप से सुनेंगे शांति के साथ, वहां हंगामा नहीं करेंगे। और अगर हंगामा करना है तो फिर चर्चा का मतलब क्या है? फिर तो चिल्लाने लगो, उधर से भी चिल्लाते रहो। फिर हम तो खैर हमारी ये संस्कृति नहीं है, कल्चर नहीं है कि हम चिल्लाने लगे, लेकिन चिल्लाना है तो चिल्लाते रहिए। उसका मतलब क्या? क्या लॉजिक है? ये कहीं संविधान में लिखा है, कहीं जनता ने कहा है क्या कि भाई चल हम इसलिए चुन के भेज रहे हैं कि आपको चिल्लाना है जाके? कोई भी विपक्ष का सांसद है उसे ये सोचना चाहिए, क्या जनता उसे इसलिए वोट देती है कि भाई वो जाए और चिल्लाए सदन में जाके? क्या चिल्लाने के लिए चुना जाता है सांसद?
इतना खर्चा होता है, सारी मशीनरी लगती है चुनाव कराने के लिए, क्या वो चिल्लाने के लिए होती है कि वहां जाएंगे और चिल्लाएंगे, हो हल्ला करेंगे और रील का विशेष ध्यान रखेंगे। एक इनकी खूबी जरूर है विपक्ष वालों की, ये रील का ध्यान रखते हैं कि भाई 2-3-4 रील होनी चाहिए अपनी रोज की। हर सांसद यही करता कि वो प्ले कार्ड लेके खड़ा हो, कुछ बोल रहा हो, कहीं चिल्ला रहा हो, तो रील बन जाए और वो इंस्टाग्राम पे डल जाए। पर क्या इंस्टाग्राम के लिए सांसद बनाए जनता ने कि भाई 4 रील इंस्टाग्राम पे प्रतिदिन अपलोड करनी है, बाहर बैठ के आंदोलन टाइप कुछ करते हुए ड्रामा सा? तो इसलिए सांसद है क्या ये? सदन में खर्चा हो रहा है, लोकसभा राज्यसभा में खर्चा होता है, तो उस जनता के टैक्स पेयर के पैसे को क्यों बर्बाद कर रहे हो आखिर? आइए चर्चा करें। जी नितेश जी, आप बताइए क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप जनता के पैसों को, जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं? तो उनका जो खर्चा है जो सदन में होता है उसको बर्बाद ना कीजिए, जनता के पैसों को बर्बाद ना कीजिए। आप विपक्ष हैं, आपकी बात सही है, आपकी बात सुनी जाएगी, तो आप हंगामा मत कीजिए। हाँ, विपक्ष कोई हंगामा नहीं कर रहा है, हंगामा नहीं कर रहा विपक्ष का मांग यही है। जी बिल्कुल। गर्ग जी, आप बताइए कि आखिर जो ये चर्चा है कब जाकर थमेगी? क्योंकि देखिए विपक्ष तो हंगामा कर रहा है, विपक्ष कह रहा है, देखिए आपने भी कहा, नितेश जी की बात सुनी कि हम हंगामा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि कल जब संसद आएगा तो फिर हंगामा होगा, फिर स्थगित हो जाएगी। 11 बजे आती है लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही, फिर वो 12 के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित हो जाती है, फिर गृह मंत्री अमित शाह नहीं आते हैं। तो जो सिलसिला है कब तक थमता हुआ आपको नजर आएगा? दीपिका जी, देखिए गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी वहां पे कोई घूमने नहीं आना होता, उनको चर्चा में हिस्सा लेना होता है या चर्चा का जवाब देना होता है। अब चर्चा ही नहीं हुई तो वो क्या करेंगे? गृह मंत्री जी किस चर्चा का जवाब देंगे? आपने चर्चा करने के लिए वहां पे सदन को चलने नहीं देना चाहती। जब बीच में सदन चला था तो गृह मंत्री जी थे ना, लेकिन जब सदन ही नहीं चलने देंगे आप तो किस बात की चर्चा होगी? अभी ये कहते हैं बिना चर्चा के बिल पास होता है। देखो सरकार तो अपना जो बिल है वो लेके आएगी और पास भी कराएगी। आप होंगे तो चर्चा होगी, आप नहीं होंगे तो चर्चा के पास होगा। तो फिर उसमें बिना चर्चा के पास करने से आप कितना पब्लिक का फायदा उठवा रहे हैं? पब्लिक की कितनी भलाई है उसमें, इस पे थोड़ी बता दीजिए। आप हो हल्ला करके बाहर चले गए, आप बिल पर चर्चा नहीं करना चाहते, बिल को समझने की आपको जरूरत नहीं है, बस जाके बता दिया सरकार हमारी सुन नहीं रही इसलिए हम बिल पे बात ही नहीं कर रहे। फिर इसमें आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई? जिम्मेदारी तो तब पूरी होगी अगर सरकार कुछ भी करती है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कराओ, उस पर अपने सुझाव दें, तब जाके आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी ना। आप उस बिल पर चर्चा नहीं करते, ना आपकी आपत्तियां हैं, ना आपके सुझाव, ना आपका विरोध है, बस हो हल्ला है और आपका वाका होता है। तो फिर ठीक है, फिर क्या होता है जो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट सदन चलता है उतने में बिल पेश करते हैं और वो लोग वॉकआउट करते हैं, ये बिना चर्चा के बिल पास कर देते हैं क्योंकि विरोध में कोई नहीं, सर्वसम्मति से बिल पास। ऐसे 8 बिल तो पास हो चुके हैं और बाकी के जो बिल है वो भी पास हो जाएंगे। बात तो ये भी आ रही थी कि अगर चर्चा करने के लिए लंबा समय चाहिए तो सरकार स्पेशल सेशन बुला सकती है, लेकिन सवाल इसमें भी आता है जब आपका सेशन है आप उसी को नहीं चलने दे रहे तो स्पेशल सदन बुला के जी उसकी खबरें आई थी, लेकिन अभी उसकी कोई आधिकारिक जानकारी है नहीं कि ऐसे कोई स्पेशल आएगा, क्योंकि अगर सदन ही नहीं चल पा रहा है तो स्पेशल बुला के क्या करेंगे? मैंने बताया ना जानकारी क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि स्पेशल सेशन तब लाया जाता है जब मौजूदा सदन का समय कम पड़ रहा हो। हाँ। आप तो मौजूदा सदन के समय को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जो चीज आप बर्बाद कर रहे हैं उसके लिए फिर अतिरिक्त लाने की जरूरत क्या है? फिर तो आप इसी करंट समय का जो फायदा नहीं उठा रहे। देखिए अगर समय कम पड़े तो सेशन को एक्सटेंड किया जाता है या स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। आप तो उसका समय का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं, तो फिर अलग से बुलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आप इसमें अगर नहीं भी करेंगे तो 10-10 मिनट में तो जिसके लिए स्पेशल सेशन लाने की बात चल रही थी जिन बिल के लिए, चाहे वो FCRA का बिल हो, देखिए एक चीज तो पक्की है कि ये डिलिमिटेशन का बिल नहीं पास होना देना चाहते, जिसके लिए 2/3 समर्थन की जरूरत होती है। वे चाहते हैं उस पर चर्चा भी ना हो, समर्थन की बात भी ना हो, बिल भी पास ना हो। FCRA का बिल नहीं पास कर देना चाहते, क्या दबाव है विपक्ष से ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन FCRA का बिल चाहती है सरकार ना ला पाए, वो हल्ला करते रहे। लेकिन मेरा ये कहना, आप कितना भी हल्ला करो, अगर सरकार की मंशा है तो बिल आएगा भी। ये ठीक है कि चर्चा के बिना पास होगा। अब आप क्या चाहते हैं वो देख लीजिए। चर्चा करके उस पर ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, उस पर विरोध दर्ज करना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, या सरकार को ओपन गोल छोड़ रहे हैं कि आपका हमारा गोल ओपन है, आप आइए जो मर्जी करिए। आपको किसमें पसंद आता है ये विपक्ष की मर्जी है।
जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल जरूर मैं लेना चाहूंगी यहाँ पे। अगर सरकार के पास बहुमत है और एजेंडा भी तय है, तो फिर सरकार विपक्ष को विश्वास में लेकर सदन चलाने का रास्ता क्यों नहीं अपनाती है? डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? नहीं, हम सदन कैसे, जी बिल्कुल, देखिए हम सदन कैसे चलाते हैं, सवाल तो ये है, हमारे चला देने से, हमारे कह देने से नहीं चल जाता, तो विपक्ष को सहयोग करना होगा। विपक्ष सहयोग नहीं करना चाहता, ये दुखद है, शर्मनाक, निंदनीय है, लेकिन ये सच्चाई है। विपक्ष सहयोग नहीं करना चाहता, सरकार पूर्ण रूप से सहयोग के लिए तैयार है। जब चाहे, जहां चाहे, जिस मोड में चाहे चर्चा करें। अब ये हर मुद्दे को हर तरीके से तो रख रहे हैं, इनकी इच्छा जैसे मर्जी रख रहे हैं, हर तरीके से रख रहे हैं, और निश्चित रूप से इन्हें अधिकार भी है, ये जिस मुद्दे को चाहते हैं जहां रखें। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और उसके साथ साथ जंतर मंतर, सड़क पे, हर तरीके से हर जगह रख रहे हैं, टीवी पे रख रहे हैं, डिबेट्स में रख रहे हैं, ये इंटरव्यूज में रख रहे हैं, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में रख रहे हैं, डिजिटल मीडिया में रख रहे हैं, हर जगह तो इन्हें बोलने की आजादी है। ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में भी आजादी है बोलने की, लेकिन ये चाहते ही नहीं है चर्चा करना। अब इसका क्या इलाज है? कोई इसका तो इलाज हमारे पास नहीं है, इसका तो इलाज जनता के पास है। जनता वोट के माध्यम से इन्हें जवाब देगी, और निश्चित है जनता इन्हें किसी रूप में इस बार नहीं चुनने जा रही है, स्पष्ट है। जी बिल्कुल। एक चीज और बताइए कि एफसारी जैसे महत्वपूर्ण बिल पर सरकार जेपीएससी भेजने पर विचार कर रही है, क्या ये सरकार की रणनीति में बदलाव है या विपक्ष के दबाव का असर है? जी देखिए, जहां तक विषय पर्टिकुलरली अगर बात कर जाए रणनीति में दबाव का और तमाम सारी चीजों का, तो किसी प्रकार से अगर बात की जाए विपक्ष की, विपक्ष जो अपनी मांग रख रहा है रखे, हमें इससे किसी रूप में आपत्ति नहीं है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है। अगर बात कर जाए जेपीसी की और तमाम सारी चीजों की, सरकार हमेशा से इस चीज में आगे रही है। और दबाव की अगर बात कर जाए, तो दबाव किसी प्रकार से विपक्ष का दबाव, हम विपक्ष तो हर चीज में दबाव देता है, इलॉजिकल दबाव भी देता है विपक्ष, उसका क्या इलाज है? क्या इन चीजों का कोई इलाज है? विपक्ष तो बहुत से दबाव दे रहा है, बहुत से उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष के लोग, और ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, जिसका कोई लॉजिक मौजूद नहीं है। अब दिल्ली में बैठ के सीजेपी का समर्थन कर रहे थे, उधर झारखंड का आंदोलन है, उसमें समर्थन नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आप बताइए गर्ग जी कि सरकार कहती है कि पहले सदन चलिए फिर चर्चा होगी, विपक्ष कहता है पहले जवाब दीजिए फिर सदन चलेगा। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए पहल किसे करनी चाहिए? दीपिका जी, देखिए ये बात सही है कि सरकार का काम है सदन सुचारू रूप से सरकार को पहल करनी चाहिए, लेकिन सरकार की पहल का विपक्ष कैसा रुख अपनाता है ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, कई बार लोग हंसी मजाक में बीजेपी के लोग कहते भी हैं कि विपक्ष की भूमिका कैसी होनी चाहिए, ये कांग्रेस वालों को मालूम नहीं है, क्योंकि वो सदा सत्ता में रहते आए हैं, तो उनको विपक्ष कैसा कंस्ट्रक्टिव होता है, विपक्ष का रोल कैसा होना चाहिए, मर्यादा में रहकर कैसे विरोध करना चाहिए, ये इन्होंने सीखा ही नहीं है। और इनको नहीं आता तो कम से कम हमसे ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि हमने तो विपक्ष में अधिकार समय बताया है। तो मेरा क्या कहना है, दोनों को मर्यादित होना पड़ेगा। देखिए, ये तो बहुत मानने की बात है। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में सदन के नेता प्रधानमंत्री भी माने जाते हैं, तो नंबर 2 विपक्ष के नेता माने। तो विपक्ष के नेता की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, इवनली जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उससे भी बड़ी भूमिका विपक्ष के नेता की मानी जाती है, नंबर 2 माना जाता है उसको। तो लेकिन नंबर 2 को भी अपनी गरिमा भी समझनी पड़ेगी। भाषा की मर्यादा की हमने चर्चा की, मुझे लगता है राहुल गांधी जी को भाषा की मर्यादा तो सीखनी ही पड़ेगी। अपने से बड़े को कैसे कहा जाता है, आप कहिए ना विरोध, आपके शब्दों में मर्यादा होनी चाहिए, आप करिए विरोध, कौन मना करता है? दूसरी बात ये विपक्ष को समझना पड़ेगा कि आप जो आचरण कर रहे हैं इससे जनता का फायदा हो रहा है या नुकसान, क्योंकि जनता की अदालत में सरकार को भी जाना है और विपक्ष को भी जाना है। ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष को नहीं जाना, सिर्फ सरकार को जाना है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गतिरोध खत्म करने की बात है वो आपकी जिद पे नहीं होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। अगर आप लॉजिकल कहेंगे तो सरकार को भी सुनना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि विपक्ष इतना कमजोर है, इस समय विपक्ष की संख्या भी पूरी है, लेकिन इलॉजिकल जब बात करते हैं तो बात समझ में नहीं आती है, तो फिर आपको क्या मानेगा क्या नहीं। जिद भी तो ऐसे होनी चाहिए ना, आपने विरोध करना है, किसी का सरकार का विरोध करना है या किसी मंत्री का विरोध करना कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया तो आपने उसका स्वागत क्यों किया, आपने ये क्यों नहीं पूछा कि जंतर मंतर पे धरना वाले आंदोलन ने क्या कहा, झुकता है झुकाने वाला चाहिए, तो क्या वो आंदोलन किसी को झुकाने के लिए था या छात्रों की मांग के लिए था? अगर वो ऐसी भाषा प्रयोग करेंगे तो फिर सरकार ने अगर धर्मेंद्र प्रधान का सरकार के जरूर सांसदों ने स्वागत किया तो क्या बुरा किया? तो सरकार ने जता दिया भाई हम झुके नहीं है,
हम धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ हैं। तो ये जो बचकानी हरकतें है ना, इनसे बचना चाहिए। कोई गंभीर तरीका नहीं है काम करने का। मैंने बताया कि झारखंड में जो हो रहा है, प्रदर्शन कैसे किया जाता है, एक आदर्श प्रदर्शन कैसा होता है, छात्रों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, कितना मर्यादित होना चाहिए, ये उनसे सीख लेना चाहिए। और ये कोई मैं वो 10 साल पुरानी घटना नहीं बता रहा हूँ, ये जो करंट चल रहा है, जो आज के दिन चल रहा है, उसकी चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन उसमें आप ये भी देखिए कि उसकी कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, विपक्ष को तो करना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता मुझे समझ नहीं आता। अब ये भी तो देखिए कि यहाँ पे जिस तरह की अलग अलग बातें हुई, अपना अश्लील बातें हुई, उसके समर्थन में सब लोग हैं। अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की, उन्होंने मारा पीटा पुलिस को, उनके समर्थन में सब लोग हैं। लेकिन रांची में जो लोग बैठे हैं, उनके समर्थन में कोई एक बात नहीं कर रहा। हाँ भी ये छात्र सुन लो भाई, गलत है सही है, क्या कह रहे हैं सुन तो लो। और जबकि वो मर्यादित कर रहे हैं। इससे बड़ा क्या होगा कि सरकार के जो आदर्श व्यक्ति माने जाते हैं उसकी तस्वीर लगा के वो आंदोलन कर रहे हैं। तो इन दोनों का पीसीआर टीम से कहूंगी, अनिल जी का नाम गलत जा रहा है, इसको प्लीज ठीक करवा दीजिए। जी आप बताइए। हाँ, तो मेरा क्या कहना है, ये सबको समझना पड़ेगा और जनता इसको समझती है। अब गलती क्या होती है कि कई बार राजनीति के लोग ये समझते हैं जो वो बोल रहे हैं जनता को वैसे ही समझ में आ जाएगा, वैसे ही मान लेगी। ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा होता तो कभी सरकारें बदलती नहीं, कभी विपक्ष के लोग हावी नहीं हो पाते। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अनुभवहीनता है विपक्ष के नेता की, वो इसमें शायद आड़े हाथों आ रही है। उनको जो समझ में लगा, अगर मुझे आप 20 सेकंड में एक आपको उदाहरण समझाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। एक थोड़ा सा लाइट मोड में है। एक बच्चा था, बड़ा जिद्दी था, उसके माँ बाप को एक बाबा के पास ले गए। तो बच्चा जिद्दी है, बात मानता नहीं है, क्या करे। उन्होंने कहा चलो मेरे पास ले आओ, मैं समझाऊंगा। उन्होंने समझाया लेकिन नहीं माना। उसने जिद की मैं मछली खाऊंगा और सॉरी छिपकली खाऊंगा। तो उन्होंने कहा छिपकली खाने की चीज है, मत खाओ। नहीं जिद नहीं करूंगा। अब बाबा भी ठान चुके थे, इसको समझा के भेजेंगे। बोला ले आओ, बोला चलो जी छिपकली तलो। छिपकली तल दी। बोला नहीं आधे आप खाएंगे, आधा मैं खाऊंगा। अब बाबा छिपकली खाना नहीं चाहता, लेकिन बात मनाना चाहता था, किसी के साथ बच्चे को समझानी है। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, आधी मैं खा लूंगा। नहीं पहले आधी आप खाएंगे। यानी बच्चे ने जिद की बाबा को, पहले आधी आप खाइए। बाबा चाहता नहीं था कि बच्चे को समझाना चाहता था। उसने कहा चलो मैं खा लूंगा। उसने एक आधा टुकड़ा उठाया, छिपकली को मुंह में रख लिया। बच्चे ने फिर जिद की, नहीं जो छिपकली हिस्सा आपने खाया मुझे वो खाना था, आपको दूसरा खाना था। अब बताओ इसका इलाज क्या है। तो ये जो विपक्ष की जिद है, उस बच्चे की जिद बनी हुई है। तो कुछ भी कर लो, हमें तो अपोज ही करना है। तो विपक्ष ऐसा नहीं होता। विपक्ष तार्किक विरोध करता है, सिद्धांतिक विरोध करता है, विचारधारा का विरोध करता है। विपक्ष इस तरह का विरोध नहीं करता। जी जैसे कि आपने कहा, तो देखा जाएगा कि विपक्ष का जो बाल हट है आखिर कब जाके थमता है और सदन की कार्यवाही कब चल पाती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए दर्शकों, साफ तौर से दर्शाता है कि गृह मंत्री अमित शाह जब सदन में आकर बोलेंगे तब हो सकता है कि विपक्ष का हंगामा थमने का नाम ले ले। लेकिन देखा जाएगा कि आखिर विपक्ष का हंगामा कब थमेगा और कब गृह मंत्री सदन में आएंगे, क्योंकि सदन में ना आना कहीं ना कहीं जनता के लिए नुकसान है। तो देखा जाएगा कि जो बचे हुए 2 दिन है, इसमें आखिर सदन चल पाता है या नहीं। बहरहाल मेरे साथ अभी की रहता ही, आप देखते रहिएगा TV7 भारत। नमस्कार।